हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे साइंस के आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके 6 से 8 हो, चाहे 9 से 10 हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले आपको बता देते हैं कि हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर आपके टेस्ट सीरीज जीके जीएस पार्ट बी की जो टेस्ट सीरीज है 40 नंबर की, वो नाम मात्र शुल्क में इंटरनेट का जो सर्वर चार्ज लगता है पर विद्यार्थी हमारा, वो 5 रुपये में हमने अवेलेबल करवाने का प्रयास किया है। 40 नंबरों की तैयारी जो बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके साइंस मैथ्स हो, जीके हो, करंट हो, सभी के क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। एनसीईआरटी 6 से 12 पर आते हैं। इसी प्रकार से साइंस की टेस्ट सीरीज जो साइंस को डेडिकेट है 6 से 8 के लिए, साथ साथ 9 से 10 के लिए भी लाभदायक है। ये भी 5 रुपये में हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। चलिए डिस्कस करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न जो हम डिस्कस करने वाले विद्यार्थियों, एक प्रारूपिक पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। पूछा गया प्रश्न है विद्यार्थियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक प्रारूपिक पादप कोशिका यानी एक नॉर्मल पादप कोशिका की बात की गई है, जैसे कोई मादव मान लो पादप कोशिका है, इसमें केंद्रक यानी इसके न्यूक्लियस की स्थिति की बात की गई है कि न्यूक्लियस की जो स्थिति होती है वो क्या होती है। पहला ऑप्शन है आपके केंद्रीय होती है यानी बीचों बीच होता है, परिधीय होती है, तीसरा है आधारीय होती है यानी आधार भाग में होता है, चौथा है कहीं भी। तो बता देते हैं विद्यार्थियों, जो आपके पादप कोशिका के अंदर अगर केंद्रक की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, आपके परिधीय यानी जो आपका जो केंद्रक है वो परिधि की ओर होता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर दूसरा हमारा इसमें सही हो जाएगा विद्यार्थियों। जो केंद्रक होता है वो हमारा पादप कोशिका में परिधि की ओर होता है। डायग्राम में आपको एक बार समझाते हैं, देखिए विद्यार्थियों, ये आपके क्या होता है कि पादप कोशिका में बड़ी सी वैक्यूल होती है, आपके वैक्यूल यानी रिक्तिका होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि ये आपकी बड़ी सी, देख पा रहे होंगे, ये आपके इसमें क्या होता है, आपके अशुद्ध पदार्थ हैं, जो आपके अपचित पदार्थ हैं। तो बहुत सारी तरह की वैक्यूल्स होती हैं जिनमें अलग अलग पदार्थों का क्या होता है, संग्रहण किया जाता है। और ये आपके केंद्रक देखिए विद्यार्थियों, परिधि की ओर हो गया, एकदम साइड हो गया, इसलिए इसकी स्थिति क्या होती है, परिधि होती है। अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो उसमें बीचों बीच होता है केंद्रक, तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, केंद्रीय हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको समझ में आया होगा। विद डायग्राम हम एक प्रश्न को डिस्कस करने वाले विद्यार्थियों, काफ़ी अच्छी हमारी ये सीरीज होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। डीएनए के जो अणु है यानी डीएनए अणु की अगर हम बात करें, जो हमारा जैविक अणु होता है डीएनए, इसके जो दोनों सूत्र है, सूत्र का मतलब दोनों आपके धागों की बात हुई है। जैसे कि ये डीएनए है, इसमें इस प्रकार से आपकी इसकी कुंडली हो रही है। ठीक है, तो ये जो आपके बात करते हैं कि दोनों जो इसके कॉर्ड्स होते हैं, इसमें जो नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। तो ये बंध जो होता है नाइट्रोजनी क्षारकों के जुड़ने का, ये किस प्रकार का होता है। पहला विकल्प है हमारे आयनिक बंध होता है, सहसैनिक बंध होता है, सल्फाइड बंध होता है, या हाइड्रोजन बंध होता है। तो मैं बता देता हूँ विद्यार्थियों आपको डायग्राम में, ये जो बंध होता है आपको देखिए, ये नाइट्रोजनी क्षारक बता रखा है, ये आपके डीएनए का मॉडल है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें आपको जैसे एडेनिन, थाइमिन, ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन, ये फिक्स है। एडेनिन जो होता है थाइमिन के साथ बंध बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बनाता है। और आरएनए में आपके क्या होता है, थाइमिन जो नाइट्रोजन क्षारक, इसके स्थान पर यूरेसिल होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं जो ये आपस में दोनों इस प्रकार से जुड़े हैं, जो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारे आपस में नाइट्रोजन क्षारक जुड़े हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं विद्यार्थियों, किसके द्वारा, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये जुड़े होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इनके मेज में अगर बंध कौन सा पाया जाता है, तो विकल्प नंबर हमारा जो है वो चौथा सही हो जाएगा। डायग्राम के साथ हम एक एक चीज़ को समझने वाले विद्यार्थियों, काफ़ी अच्छी हमारी सीरीज होने वाली है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। पहला विकल्प है हमारा ग्लूकोज, दूसरा है फ्रुक्टोज, वसा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। बात कर लेते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो विद्यार्थियों, ये पौधों के अंदर क्या होता है, एक प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है लास्ट में आपके, जब भोजन का क्या होता है, निर्माण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ में क्या बनती है, ऑक्सीजन होती है एक प्रकार से। तो इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं पौधे, क्या करते हैं, उत्पाद के रूप में बनाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट तो केवल यहाँ पर ग्लूकोज से हमें सही नहीं करना है, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ क्या होती है, ऑक्सीजन भी इसके साथ साथ उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। तो विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सवाल के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का जो आधार है, यानी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पाई जाती है, जिसमें आपके अपराधी का पता लगाने, किसी महिला के साथ हुए बलात्कार का पता लगाने, और उसके अलावा आपके बच्चों की पहचान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई अंगुलियों की निशान हो विद्यार्थियों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या है, आपके कोई भी जो आपके बॉडी का बाल हो, चाहे हड्डी हो, चाहे आपकी खाल हो, चाहे मांसपेशी हो, इसमें से क्या करते हैं विद्यार्थियों, एक छोटा सा सैंपल लेकर के उसके डीएनए का पता लगाया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट की एक मशीन होती है जिसमें, ठीक है, छोटे छोटे से उसमें पट्टियाँ बनती हैं, उन पट्टियों के क्रम के आधार पर पता लगाया जाता है अपराधी का। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट मशीन होती है। इसमें आप बात आती है कि इसका आधार क्या है। ये आधार का मतलब क्या है कि डीएनए द्विरज्जिक होता है, मूल अनुक्रम की त्रुटियां जो होती है वो अलग अलग होती है,
ठीक है, इसके द्वारा पता लगाया जाता है। डीएनए की प्रतिकृति का मतलब डीएनए द्वारा अन्य डीएनए अणु का निर्माण करना, ये डीएनए की प्रतिकृति, यानी उसके जैसा का जैसा एक डीएनए अणु और बना लेना, ये डीएनए की प्रतिकृति हो गई। और डीएनए बहुरूपता, तो बात कर लेते हैं जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो डीएनए की बहुरूपता पर आधारित है। जो डीएनए जो होता है वो सभी का अलग अलग होता है। इसी आधार पर क्या है कि विद्यार्थियों एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर किया जाता है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो डीएनए की बहुरूपता पर आधारित है। ठीक है, तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन की बात हो रही है इसमें। तो ये इसका क्या मतलब होता है? तो ये आपके जो है पारिस्थितिकी से संबंधित सवाल है विद्यार्थियों। शरीर में कैंसर कोशिकाओं के तेज़ी से बढ़ना जैव आवर्धन है। दूसरा है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों, जो पोषक स्तर होते हैं आपने जैसे उसमें खाद्य जाल में भी देखा होगा। ठीक है, तो उसमें जो अलग अलग लेवल के जो पोषक स्तर होते हैं उनके जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। पीड़कनाशी, ठीक है, पीड़कनाशी आप समझते हैं जिनका उपयोग जैसे हम पौधों को इनके ऊपर जैसे डीडीटी हो गया, इस प्रकार के जो पीड़कनाशी है, ठीक है, तो इनका मात्रा का बढ़ना। तीसरा है हमारे शरीर के सूक्ष्मदर्शी भागों को माइक्रोस्कोप के द्वारा यानी सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखना, जैव आवर्धन है। ठीक है, वहाँ पर भी आवर्धन किया जाता है, तो क्या उससे जुड़ा है। विशिष्ट क्षेत्र में एक जाति के सदस्यों की संख्या का अचानक बढ़ना, यानी किसी जाति के सदस्यों की संख्या अचानक बढ़ गई, वो आवर्धन हुआ है। तो विद्यार्थी बता देते हैं जैव आवर्धन का मतलब जो होता है वो उत्तरोत्तर पोषण स्तर के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। यानी अगर हम बात करते हैं जैसे एक जंतु दूसरे जंतु को खाता है, ये आपने खाद्य जाल में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो बात आती है सबसे पहले जैसे पौधा है, उसके बाद में पौधे को खाने वाले कोई पहला प्राथमिक स्तर का है, फिर द्वितीय स्तर का है, फिर तृतीय स्तर का है, फिर उससे उच्च स्तर के जो भी आपके उपभोक्ता हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो पीड़क होते हैं, पीड़कनाशी होते हैं, उनमें मात्रा क्या होती है हर पोषक स्तर के साथ साथ क्या होती है विद्यार्थियों, बढ़ने लगती है। जैसे इसमें देखते हैं ये पीड़कनाशी हो गए आपके। ठीक है, जैसे कि आपके इसमें ये भी लिखा हुआ है कंटामिनेंट्स लिखे हुए, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन के। तो इसमें जैसे 4 हो गए, फिर इसमें आपके 6 दिख रहे हैं। तो जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ता जा रहा है पीड़कनाशियों की मात्रा क्या होती जा रही है, इसमें संग्रहित होती जाती है। तो यही जो है वो बायो में यानी उच्च स्तर का जो भी आपके उपभोक्ता होगा, कंज्यूमर होगा, उसमें पीड़कनाशियों की मात्रा सर्वाधिक होगी। तो एक सवाल ये भी आ सकता है कि इसमें ज़्यादा होती है, किसमें कम होती है। ठीक है, तो निम्न वाले में कम होगी और उच्च स्तर के में ज़्यादा होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हमने डायग्राम के साथ डिस्कस किया विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा। अब आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है विद्यार्थियों। 52 ग्राम हीलियम में, जो 52 ग्राम आपकी हीलियम है उसमें मोलो, यानी इसमें ये लिखा है, इसको मोल पढ़िएगा विद्यार्थियों, मोलों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम सीधे सी बात जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, मोल बराबर ग्राम बटा अणुभार। सीधा सा सूत्र आपको ध्यान में रखना है, ग्राम बटा अणुभार। ठीक है, ग्राम में मात्रा किसकी, जो भी पदार्थ की बात हो रही है, और उसी का अणुभार रखना है। ठीक है, तो 52 तो आपके क्या हो गया, इसकी ग्राम में मात्रा दे रखी है। और हीलियम की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम दूसरे नंबर पे आता है। इसका अणुभार हो जाएगा आपके टोटल कितना हो जाएगा इसका 4। तो 4 का हमें क्या लगा देना है, भाग। 4 का भाग लगाओगे 13 बार भाग जाएगा, तो 13 मोल आपके हो जाएंगे। विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है विद्यार्थियों, तो विकल्प नंबर 2 हमारा इसमें सही है। हीलियम में की जो 52 ग्राम मात्रा है उसमें 13 मोल आपके उपस्थित होंगे। आगे प्रश्न है हमारा, हरित गृह गैसों का युग्म। हरित गृह गैसें हैं, जैसे पहले विकल्प में भी आपके हरित गृह कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसको मैंने साथ में लिखा विद्यार्थियों, नीचे लिखना इसमें पॉसिबल नहीं है। आप इसको ऑक्सीजन और इसको CO2 गैस मानिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी, तो इसमें आपके CO2 है लेकिन ऑक्सीजन गैस नहीं है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, CO2 है और यहाँ पर आपके N2O, इसका सूत्र क्या बन जाएगा ये विद्यार्थियों, N2O मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अगले विकल्प में है हमारे नाइट्रोजन है और CH4 है, तो CH4 भी आपकी क्या होती है, हरित गृह गैस होती है। दूसरा है आपके ऑक्सीजन है और जल है। जल भी क्या होता है, जलवाष्प के रूप में जब होता है तो ये भी हरित गृह गैस के रूप में काम करता है विद्यार्थियों, लेकिन ऑक्सीजन इसके साथ में नहीं है। यानी विकल्प जो है उसमें 2 युग्म है। तो विकल्प नंबर 2 जो हमारा इसमें CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या होते हैं विद्यार्थियों, हरित गृह गैसें होती हैं। तो विकल्प नंबर 2 हमारा इसमें सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है हमारा, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका ऑक्साइड होगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है विद्यार्थियों कि एक तत्व जिसका नाम हमें नहीं बताया, 11 पे कौन आता है विद्यार्थियों, सोडियम। सीधी सी बात है, सोडियम धातु है। ठीक है, और इसका ऑक्साइड क्या होगा, तो पहला है विकल्प अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन। तो बात कर लेते हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो विद्यार्थियों क्या होते हैं, उनकी प्रकृति आपकी क्या होती है, क्षारीय होती है। और अधातुओं जैसे कार्बन है, सल्फर है, इनके जो ऑक्साइड है जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो 11 नंबर का जो परमाणु क्रमांक है वो एक धातु है, तो इसकी जो प्रकृति होगी ऑक्साइड की वो क्या होगी आपके, क्षारीय होगी। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, इसमें क्षारीय प्रकृति होगी। आगे बढ़ते हैं,
सिरका एक विलियन है। इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थियों, आपने बार बार देखा होगा सिरका क्या है, तो एसिटिक अम्ल ये एक प्रकार से होता है, लेकिन ये होता क्या है एक प्रकार से पूरा, तो 50 से 60% एसिटिक अम्ल का एल्कोहल में विलियन होता है, 5 से 8% एसिटिक अम्ल जल में विलियन होता है, 5 से 8% एसिटिक अम्ल का बेंजीन में विलियन होता है, 5 से 8% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में होता है। तो विद्यार्थियों जो सिरका तो है इसमें, लेकिन ये जो होता है विद्यार्थियों 5 से 8% मात्रा में जल के अंदर जो होता है वो एसिटिक अम्ल का जो है वो विलियन बना होता है, उसी को सिरका कहते हैं। तो मात्रा आप ध्यान में रखिएगा, 5 से 8% है, एसिटिक अम्ल है और जल है, इन दोनों का मिलियन है, ठीक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे विद्यार्थियों, जो CNG गैस होती है उसमें मुख्यतः कौन होता है? पहला विकल्प है हमारे एथेन, प्रोपेन, मेथेन, ब्यूटेन। तो विद्यार्थियों जो मेथेन होता है, विकल्प नंबर 3 हमारा इसमें सही हो जाएगा, ये CH4 इसका सूत्र हो गया है, ठीक है। तो ये आपके क्या होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस में मुख्यतः यही के उपस्थित होती है। अगला प्रश्न हमारे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कूट वाला सवाल है विद्यार्थियों, ठीक है। कूट हम नीचे देख लेंगे, एक बार हम मिला लेते हैं पहले एक एक करके, फिर हम अपना चयन कर लेंगे किस में इसका मिलान हो रहा है। मैं साइड में लिख दूंगा इसके, जाहिर सी बात है मिलान करना है, ठीक है, कौन किसके साथ में। तो पहला आपके आ रहा है ए, ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर। ए में आपके क्या है, सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक अम्ल आपके नींबू में उपस्थित होता है, तो विकल्प नंबर 2 इसमें हो जाएगा ए में। फिर आ रहा हमारे बी यानी ब्यूट्रिक अम्ल। ब्यूट्रिक अम्ल यहाँ पर विद्यार्थियों आप जैसे कि यहाँ पर नहीं पहचान पा रहे होंगे, तो ये क्या होता है विद्यार्थियों, आप एसिडिक अम्ल लैक्टिक अम्ल तो आपने सुना ही है, सी और डी लगा देते हैं तो बी अपने आप आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी की बात करते हैं एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड आपके क्या होता है विद्यार्थियों, सिरका होता है, तो सी में आपके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और लैक्टिक अम्ल जो है हमारे वो क्या होता है, दूध में और दही में, दोनों में आपकी क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है 3। तो विकल्प नंबर बी में हमारे क्या बचा फिर, ए यानी आपके ब्यूट्रिक अम्ल जो होता है वो मक्खन में पाया जाता है। 2143 हमें कूट हमें देखना है, ठीक है, 2143 याद रखेगा विद्यार्थियों, जिसमें 2143 आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले ही विकल्प में हमारे 2143 जो है वो आपके उपस्थित है, ठीक है। तो विकल्प नंबर 1 हमारा इसमें सही हो जाएगा। देखिए 21 और 43 आपके आ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको अच्छा लगा होगा विद्यार्थियों, कूट वाला सवाल है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर होती हैं। आगे हमारा आ रहा है कि नॉन स्टिकी बर्तन, जो नॉन स्टिकी जो बिना चिपके खाना बनाते हैं, जो इसमें खाना चिपकता नहीं विद्यार्थियों, नॉन स्टिकी बर्तनों पर चढ़ी परत में के लिए प्रयुक्त यौगिक क्या है? तो पहला विकल्प है हमारा टेफ्लॉन, नाइलॉन, सिलिकॉन या आर्लॉन। तो विद्यार्थियों जो परत चढ़ाई जाती है वो आपके टेफ्लॉन की होती है, ठीक है। CF2 और आपके डबल बॉन्ड CF2 इसका सूत्र हो जाएगा टेफ्लॉन का, ठीक है। और ये जो होता है टेफ्लॉन, ये क्या होता है देखिए, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, मैंने अभी जैसे बनाया था आपके सूत्र, वही इसका सूत्र हो गया, ये इसका नाम हो गया। एक संश्लेषित फ्लोरो यानी इसमें क्या होता है, फ्लोरीन परमाणु के द्वारा जुड़ा होता है, इसका बहुलक है। ये अनेकों कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। टेफ्लॉन डुपॉन्ट द्वारा विकसित PTFE का ब्रांड नाम है, ठीक है, PTFE का ब्रांड नाम, यानी टेफ्लॉन जो है वो इसका PTFE का ब्रांड नाम है टेफ्लॉन, यानी टेफ्लॉन कोई इसका वैज्ञानिक नाम नहीं है, कोई ये इसका आपके प्रचलित नाम है, ठीक है। और आपके जो नाम है बाकी वो तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग उद्योगों में खाना पकाने के बर्तनों के लिए एक सतह के रूप में किया जाता है ताकि भोजन कढ़ाई में चिपके नहीं, यानी एक प्रकार से नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये क्या इसका है, ब्रांड नाम है टेफ्लॉन, बाकी नाम जो है वो आपके केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया विद्यार्थियों इस वीडियो में, काफ़ी अच्छे आपको प्रश्न लगे होंगे। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे उत्साहवर्धन करिए विद्यार्थियों, ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार की वीडियो को कंटिन्यू रखें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ टेस्ट सीरीज भी हमने नाम मात्र शुल्क में अपनी एप्लीकेशन पे आपको उपलब्ध करवाई विद्यार्थियों, 5 रुपये में क्या ही आता है, ठीक है। ये हमारा सर्वर चार्ज पर हमने आपको देने का प्रयास किया है, तो आप ज्वाइन कीजिए और अपने साथियों को भी ज्वाइन कराइए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।